नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका का साथ छूटा, रूस की ओर मुड़ा यूएई। अमेरिका से मदद न मिलने पर रूस से की बात। क्या अमेरिका ने अरब साथियों को धोखा दिया? ईरान में मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी से भड़का अमेरिका, 2000 पाउंड के बम गिराने की धमकी दी। नेतन्याहू की भूल पड़ी भारी, अरब देश बनाएंगे नाटो जैसा शक्तिशाली सैन्य गठबंधन। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, तेल रास्ता रोका तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला। ईरान से जंग के बीच यूएई को अपने पुराने और भरोसेमंद साथी अमेरिका से वो मदद नहीं मिल रही जिसकी उन्हें जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने जब अमेरिका से अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिर से भरने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें मांगी तो अमेरिका ने कथित तौर पर इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बेरुखी के बाद यूएई ने अपनी कूटनीति बदल ली। यूएई के विदेश मंत्री ने रूस के शीर्ष राजनयिक सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की है। दोनों देशों ने क्षेत्र में जारी हमलों को तुरंत रोकने और राजनीतिक बातचीत के जरिए सुरक्षा बहाल कराने की मांग की है। यूएई ने साफ संदेश दिया है कि वो आसान शिकार नहीं है। हालांकि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएंगे। बता दें, पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर अब और भी गहरा होता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर 1400 से ज्यादा ड्रोन और 200 से अधिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इन हमलों से यूएई की सुरक्षा व्यवस्था हिल गई है और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है। इसके बाद यूएई ने अमेरिका से मदद मांगी, जो नहीं मिली तो रूस के पास रुख किया गया। क्या मुस्तफा खामनेई के आने से ट्रंप की टीम डर गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने अब ईरान पर भारी बम गिराने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए 2000 पाउंड के भारी बमों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि अभी तक जो हमले हुए वो तो सिर्फ शुरुआत थे, असली युद्ध का सबसे भारी हिस्सा भी आना बाकी है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य ताकत की रीढ़ तोड़ना है। दूसरी ओर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप का यह सोचना कि वो ईरान का अगला नेता चुनेंगे एक मूर्खतापूर्ण विचार है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस जंग में अमेरिका के 500 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और कई को बंधक भी बनाया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजरायल को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ चल रही जंग का असर बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की युद्ध नीति का उलट असर हुआ है और उन्होंने ईरान से भी बड़े दुश्मन को खड़ा कर लिया है। अरब देशों में अब चुपचाप एक ऐसी सैन्य गठबंधन बनाने की चर्चा तेज हो गई है जो बिल्कुल नाटो की तरह काम करेगी। हालात यह है कि ईरान के लगातार हमलों से पूरा खाड़ी क्षेत्र जल रहा है। इस तनाव के बीच मिस्र यानी इजिप्ट ने सबसे पहले आगे बढ़कर एक संयुक्त अरब सैन्य बल यानी ज्वाइंट अरब मिलिट्री फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस गठबंधन का मकसद होगा अरब देशों की सुरक्षा करना और उनकी संप्रभुता की रक्षा करना। खास बात यह है कि जिस नाटो जैसे गठबंधन का मुख्य नियम वही होगा जो नाटो का है, एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के समर्थन में रूस और चीन खुलकर उतरे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संदेश भेजकर मुस्तफा को बधाई दी है। पुतिन ने कहा कि ऐसे कठिन समय में जब ईरान सशस्त्र आक्रमण का सामना कर रहा है, मुस्तफा को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए साहस की जरूरत होगी। पुतिन ने भरोसा जताया कि मुस्तफा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और ईरानी लोगों को एकजुट रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है और एक भरोसेमंद साथी बना रहेगा। वहीं चीन ने भी ईरान के इस फैसले का स्वागत किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, यह ईरान का आंतरिक मामला है जो उनके संविधान के अनुसार है। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की उस टिप्पणी का भी कड़ा विरोध किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नए नेता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में दखल ना दे और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे। वहीं मुस्तफा का ईरान समर्थित लड़ाकू गुटों ने भी खोलकर समर्थन किया है। इराक के कताइब हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों ने मुस्तफा के आने को एक ऐतिहासिक पल और इस्लामिक क्रांति की जीत बताया है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी जंग का असर अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज जलमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी दिखने लगा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि होर्मुज जलमरू मध्य में सुरक्षा बहाल करना तब तक नामुमकिन है जब तक अमेरिका और इजरायल के साथ जंग जारी रहेगी।
लारिजानी ने ये टिप्पणी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उस बयान पर थी जिसमें कहा गया था कि फ्रांस और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए एक डिफेंसिव मिशन की तैयारी कर रहे हैं। लारिजानी ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने पूरे क्षेत्र में जो आग जलाई है उसके बीच होर्मुज जलद मरुमध्य में शांति और सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने होर्मुज जलद मरुमध्य में तेल की आवाजाही को रोका तो अमेरिका पहले से भी 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने लिखा कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई में कोई रुकावट पैदा की तो अमेरिका ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसे हमले ईरान के लिए फिर से एक मजबूत देश के रूप में खड़ा होना लगभग नामुमकिन बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में मची उथल पुथल के बीच रूसी कंपनियों को एक बड़ा निर्देश दिया है। क्रेमलिन में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में पुतिन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट का रूसी कंपनियों को पूरा फायदा उठाना चाहिए। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज जलद मरुमध्य के रास्ते होने वाली तेल सप्लाई किसी भी वक्त पूरी तरह से ठप हो सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि रूस उन देशों को ऊर्जा सप्लाई जारी रखेगा जो भरोसेमंद पार्टनर हैं। पुतिन ने यूरोपीय खरीदारों को बिना किसी राजनीति के रूस के साथ लंबे समय तक काम करने का न्योता भी दिया। बता दें कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष और तेज हो गया है। सोमवार 9 मार्च को इजरायली सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि रात भरी चली एक सटीक सैन्य कार्रवाई में हिजबुल्लाह की नसर यूनिट के प्रमुख अबू हुसैन राहेब को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि हिजबुल्लाह की ये नसर यूनिट दक्षिणी लेबनान के लिटानी नदी के पूर्वी हिस्से में सक्रिय थी। यही वह यूनिट है जिसने अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल पर सीमा पार से सबसे पहले हमले शुरू किए थे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा इंडिया गठबंधन, संसद में आज भी हंगामे के आसार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही राजनीतिक टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। अब खबर आ रही है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के लोकसभा में उपनेता शताब्दी रॉय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में यह मुद्दा उठाया। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान लाखों वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से कोलकाता में धरने पर बैठी हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वो इस प्रस्ताव को लाने के लिए जरूरी संख्या बल जुटा चुके हैं। अब वो इस पर मंथन कर रहे हैं कि महाभियोग का नोटिस किस सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाए। यह कदम संसद में सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक घमासान खड़ा कर सकता है। आज का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। जहां सरकार बजट और विधायी कार्य को निपटाना चाहती है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मोर्चे खोल रखे हैं। सोमवार को जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट पर भारत की गंभीर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन विपक्ष विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके कारण सदन स्थगित करना पड़ा। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से ईरान युद्ध की स्थिति पर नजर रखे रहे हैं। आज का रुख विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस आज सरकार से मांग करेंगे कि इस मुद्दे पर केवल बयान नहीं बल्कि पूर्ण चर्चा हो। विपक्ष जानना चाहता है कि यदि युद्ध के कारण तेल की कीमतें $100 के पार जाती हैं तो भारत का आर्थिक बैकअप प्लान क्या है। लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि रिहाई के बाद सोनम वांगचुक अब किसी भी तरह के धरने या हिंसक विरोध प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाएंगे। गीतांजलि ने बताया कि सोनम वांगचुक अपनी रिहाई के बाद आंदोलन को केवल बातचीत और सहयोग के जरिए आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वांगचुक की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और उन्होंने गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति में शामिल होने का फैसला केवल लद्दाख के नेताओं के आग्रह पर लिया था। फिलहाल सोनम वांगचुक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में हैं और उनके परिवार ने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण अब बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत बढ़ गई है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने 9 मार्च को चेतावनी दी है कि अगर गैस की सप्लाई जल्द शुरू नहीं की गई तो शहर के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ सकते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने बताया कि होटलों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई है, जो होटल इंडस्ट्री के जरिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। इमाम ने अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 6 हफ्तों की जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज समीर वाजपेयी ने उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक की अंतरिम जमानत मंजूरी की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।